नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जलवायु और मृदा के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर शुरू होता है तो प्रदेश की भौतिक जो विविधता के आधार पर जलवायु जो है आपका जलवायु संबंधी विषमता पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में आता है और जबकि प्रदेश की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः दो जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। एक आपका उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश तथा दूसरा है साधारण उष्ण तथा उष्ण जलवायु प्रदेश हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक आपका आता है क्या, तराई तराई प्रदेश जो आपका वार्षिक औसत जो होता है, वार्षिक औसत जो आपका 120 से 100। ओके, अरे यार, हाँ। तो तराई प्रदेश जो है वार्षिक जो वर्षा औसत 120 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। पूर्वी जो आपका प्रदेश वार्षिक वर्षा औसत आपका 100 से 120 यानी सर्वाधिक आपका तराई क्षेत्र में देखने को मिलती है। 120 से 180 सेंटीमीटर आपका वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश में वे मैदानी भाग आते हैं जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस जलवायु प्रदेश में पश्चिमी प्रदेश क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के पठारी भाग आते हैं। ठीक है, कौन कौन आते हैं? साधारण आर्द्र तथा उष्ण जलवायु प्रदेश में वे मैदानी भाग आते हैं जो औसत आपका 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रदेश में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के पठारी भाग आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं देखने को मिलती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु देखने को मिलती है। ये रहा आपका, ये रहा ऊपर वाला क्षेत्र। अगर बात करते हैं ये से आपका मध्यम वर्षा वाला, और ये नीचे वाला निम्न वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है। और ये आपका बात करते हैं ये आपका अति अल्प वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है। ये आपका यही सोनभद्र, ललितपुर, ठीक है, झांसी और महोबा, ठीक है, ये सब आपका इधर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मध्यम वर्षा ऊपर वाले में होती है, बीच वाले में आपका आपका निम्न वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे आपका सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत सहित उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। मतलब सूर्य जब उत्तरायण में होता है तो अब शुरुआत हो जाती है, तो भारत सहित उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च महीने से जून तक आपकी होती है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। औसत न्यूनतम तापमान 21 से 23 के मध्य हो जाता है। प्रदेश के कुछ स्थानों का टेम्परेचर 47 डिग्री तक चला जाता है। इस ऋतु में उच्च तापमान वाली पश्चिमी हवाएं चलती हैं, इन्हें आपका लू कहा जाता है। ठीक है, इन्हें लू कहा जाता है। इनसे नहीं कहते हैं लू के चल रहे, ठीक है, वह लू। उत्तर प्रदेश के झांसी आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। किसमें? झांसी और आगरा, यही आपका राजस्थान के साथ में बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, जबकि बरेली जिले में सबसे कम वर्षा होती है। बरेली वही है जो आपका उत्तराखंड से के साथ में सीमा साझा करता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। परिणामतः मानसूनी हवाओं का आगमन होता है। चलो भाई, तभी तो मानसूनी आगमन होगा। प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर सितंबर तक के अंतिम सप्ताह तक रहती है, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ने 4 महीने। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। और प्रदेश की कुल जो आपका अगर बात करते हैं कुल वार्षिक वर्षा जो है 83% का भाग आपका मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। कितना भैया? 83%। ठीक है, थोड़ा मोड़ा नहीं, 83%। ठीक है, ओके। प्रदेश के भौतिक उच्चावच में विभिन्नता के कारण वर्षा के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत आपका वार्षिक वर्षा आपका 112 सेंटीमीटर तथा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो यानी पूर्वी वाले में आपका सर्वाधिक होती है 112 तथा मध्यवर्ती मैदान में आपका 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। फिर वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण जो आपका पठारी तथा पहाड़ी भागों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 91 सेंटीमीटर ही होती है। जबकि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आपका औसत वर्षा 84 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 66% जो जुलाई तथा अगस्त महीने में प्राप्त हो जाता है। प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका गोरखपुर हो जाता है, जो 184.7 सेंटीमीटर आपका वार्षिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे कम जो आपका वर्षा वाला जिला आपका मथुरा हो जाता है, जो आपका 54.4 आपका सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाती है।
प्रदेश में शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर महीने में होता है। कब होता है भी? अक्टूबर महीने में होता है और फरवरी के अंत तक बना रहता है। ठीक है, अक्टूबर में स्टार्टिंग होती है और फरवरी के अंत तक रहता है। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक ठंड जनवरी के महीने में पड़ती है। शीत ऋतु में तापमान की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर आपका की होती है। ठीक है, शीत ऋतु में तापमान की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है? दक्षिण में अधिक तथा उत्तर में कम होती है। ठीक है, ओके, दक्षिण से उत्तर। ओके, आगे प्रदेश में शीत ऋतु के समय आपका दक्षिण पठारी क्षेत्र में औसत टेम्परेचर 28 से 28.3 सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान आपका 13.3 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि मैदानी भागों में औसत अधिकतम तापमान 27.2 सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए आपका लाभदायक होती है। ठीक है, जब ठंडी में होती है, जब शीत ऋतु में जब वर्षा होती है। तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर मृदा के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका मृदा, ठीक है, मृदा जिसे पेडोलॉजी कहा जाता है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी चट्टान को परत के चट्टानों के विक्षेपण का अपक्षय कार्बनिक पदार्थों के विघटन के परिणाम स्वरूप परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है, मिट्टी कहलाती है। ठीक है, भौगोलिक बनावट के आधार पर प्रदेश की मिट्टियों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। एक होता है गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियों को निर्माण की दृष्टि से नूतन तथा उपनूतन प्रकृति की तथा दक्षिण की आपके पठारी तथा विघ्न शैली बुंदेलखंडी मिट्टियाँ। ठीक है, निर्माण की दृष्टि से ये मिट्टियाँ अति प्राचीन एवं रवेदार होती हैं। ठीक है, गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर दो उपभाग में बांटा गया है। एक आपका प्रथम प्राचीन कॉप मिट्टी जिसको बांगर कहते हैं, और तथा द्वितीय नवीन मिट्टी को जैसे खादर कहते हैं। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो? नई चीज खाई जाती है तो उसे खादर कहते हैं, बाकी आपका बांगर हो जाती है पुरानी वाली। बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी मृदा होती है, जिसमें फास्फोरस सोने की अधिकता होती है और जीवाश्म पोटास तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, इस मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई, दोमट आदि नामों से भी जानते हैं। ठीक है, किसको किसको? दोमट है, पटियार है, बलुई है, दोमट है। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसका स्थानीय नाम उपरहार हो जाता है। ठीक है, खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें वार्षिक बाढ़ के कारण निरंतर निक्षेपण होता रहता है। इस मिट्टी को शिल्ट, बलुआ, नूतन कोप, मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जीवाश्मों मैग्नीशियम, पोटास, चूने की अधिकता होती है, जबकि ह्यूमस, फास्फोरस तथा आपका नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन दोनों में कमी होती है। ओके, प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार आपका पाया जाता है। प्रदेश में पाई जाने वाली बलुई तथा बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम सिकटा, करियाल, धनका भी कहता है। भूड हल्की दोमट तथा मिट्टी मिश्रित बलुई मिट्टी होती है, जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में आपका प्लीस्टोसीन युग के निर्माण से होता है। ठीक है, वहीं आगे बात करते हैं बांगर एवं खादर मिट्टी के अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान की मिट्टियों को अन्य उपभागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे लवड़ी, क्षारी, मरुस्थलीय मृदा। लवड़ी तथा क्षारीय मृदाओं का निर्माण अत्यधिक सिंचाई एवं अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण होता है। देख रहे हो ना, लवड़ी और क्षारीय मरुस्थलीय मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो अत्यधिक आपका सिंचाई और अत्यधिक उर्वरक के उपयोग के कारण होता है। प्रदेश की ऊसर भूमि को रेह, कल्लर तथा बंजर आदि के नाम से भी जाना जाता है। रेह युक्त क्षारीय ऊसर मृदा का प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार होता है। मरुस्थली जो आपके मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में जैसे मथुरा, आपका आगरा, अलीगढ़ में पाई जाती है, जो कि मृदा अपरदन के कारण निर्मित हुई है। बुंदेलखंडी मृदा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है। प्रदेश के इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कवास या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में देखने को मिलता है। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में देखने को मिलता है भी। ठीक है, चलते हैं अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका ये सब रहा। ठीक है, और मार मिट्टी काली या ग्रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। ठीक है, और ये सब चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मृदा अपरदन से तात्पर्य जलवायु, वायुवेग या हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का अन्यत्र चले जाना ही आपका मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, और
प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग जलीय प्रदूषण तथा पश्चिमी भाग जो होते हैं, पश्चिमी भाग आपका वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि पश्चिमी भाग आपका राजस्थान वगैरह से लगता है। प्रदेश का इटावा जिला जो आपका नल का प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। जलीय प्रदूषण का प्रभाव वायु प्रदूषण से अधिक प्रभावी है। अच्छा, जिसमें पर्वत प्रदूषण महत्वपूर्ण है। किसान की मौत कहा जाने वाला पर्वत प्रदूषण समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। ठीक है। मृदा अपरदन, मृदा और स्थानीय नाम जैसे आपका खादर को नवीन जलोढ़ मृदा, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ भी कहते हैं। बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़, उपरहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई दोमट भी कहते हैं। ऊसर भूमि को आपका रेह, कल्लर, बंजर भी कहा जाता है, जो लवड़ी उछारी होती है। ठीक है। बलुई मिट्टी को आपका भूड़ कहते हैं। ठीक है। काली मिट्टी को रेगू, फरेल, कपास मृदा भी कहते हैं। बुंदेलखंडी क्षेत्र की मिट्टियां जैसे आपकी लाल मृदा, परवा जैसे पड़वा मृदा भी कहते हैं। मार मृदा, माड़, ठीक है, राकर, राकड़ मृदा, भूंटा मृदा, ये सब आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलती है। चलिए अपने एग्जाम कैंसूल की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका, चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया, सुराह ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जो जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। प्रदेश के किस जिले में आपका स्थित है? तो बलिया में स्थित हो जाता है। कहाँ से आते हैं? साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। कहाँ पर? यह सुराहताल पक्षी विहार में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? बलिया में। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष में शुरू की गई? 2012-13 में शुरू की गई। ध्यान रखना भैया, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव संरक्षण पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012-13 में इसकी स्टार्टिंग हुई। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन हिस्सों में पाई जाती है? तो मिर्जापुर आपका झांसी में देखने को मिलती है। लाल लाल मेरे लाल, तो लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और झांसी में देखने को मिलती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता होती है तो आपकी काली कपास की मिट्टी होती है। भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली और पथरीली पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा और अलीगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी? 9 हो जाती है। कितनी भैया? 9 हो जाती है। तो अब चलते हैं आगे। अगला चैप्टर है उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव। यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियां, वन और वन्यजीव की यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है। तो ओके, हम यहाँ पर ये देख रहे हो ना, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो वनों के प्रकार, ऊपर वाला भाग है जो आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाता है। ठीक है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आपका मध्य में मिलेगा। कटीली झाड़ियाँ आपका दक्षिण में मिलेंगी। ठीक है। ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई तथा भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ। और आर्द्र पर्णपाती वनों में शाल, बीर, गूलर, पलाश, महुआ, शेमल, आंवला, जामुन, बांस, बेंत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्ण फिर उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व तथा मध्य तथा पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में आपका नीम होता है, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल, अंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं। झाड़ियां तथा घासें शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाई जाती हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि तथा नदियों के किनारे नीम, पीपल देखो। ठीक है। नीम, पीपल, महुआ, बबूल, इमली के वृक्ष मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियां तथा उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें अकेसिया, कटीले, लेगुमिस तथा यूफरबियास, फुलाई, कत्था, कक्को, धामन, नीम के वृक्ष बहुतायत मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष में 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है। प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ 1952 में हुआ था। वन महोत्सव का मूलाधार यानी मूल सूत्र वाक्य है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। ध्यान रखना भैया। ठीक है। लपेटा जा सकता है। इस बार कह रहा है कि प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ 1952 में हुआ था।
फिर आपका वन महोत्सव का मूलाधार यानी सूत्रवाक्य वृक्ष, जो वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, रोटी ही जीवन है। प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में आई, द्वितीय वन नीति 1988 में आई। प्रथम उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 में आता है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 में होती है। वृक्षारोपण में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां हो जाता है। पारिस्थितिकी आतंकवाद वृक्ष कौन सा? यूकैलिप्टस घोषित किया गया। वन महोत्सव का प्रारंभ 1952 में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में होता है। कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर हो जाता है। देश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया बेलहत्थी ग्राम, जो सोनभद्र में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की इको टूरिज्म पॉलिसी 2014। नोडल एजेंसी वन निगम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला संगठन बन गया है। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो शुरू किए गए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम योजना जो आपका 1979 में फसलोत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहरों इत्यादि के किनारे वृक्षारोपण इसका टारगेट रखा गया था। सामाजिक वानिकी योजना चलाई गई 1979 में, ठीक है। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-6 में प्रदेश के 22 जिलों में बाद में 2008 में 48 जिलों को कर दिया गया, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में चलाई जाती है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाती है। सहभागी वन एवं वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना 2008-9 में तराई, विंध्य तथा एवं बुंदेलखंड के 14 जिलों को संचालित वन संरक्षण, ठीक है। वृक्ष बंधु पुरस्कार, ये सवाल पूछा जा सकता है। 2007-8 में इसकी शुरुआत होती है। वृक्षारोपण तथा वन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहन यहाँ पर देना, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2007-8 में चलाई जाती है, वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चलाई जाती है। यूपी क्लीन यूपी 7 नवंबर 2015 को चलाई जाती है, वृक्षारोपण के लिए यहाँ पर चलाई जाती है, ठीक है भाई साहब। आगे वन्य जीव तथा वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम, तो देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई। इस संगठन का उद्देश्य प्रदेश में जैव विविधता, जीवों तथा उनके प्राकृतिक वास स्थानों को संरक्षण प्रदान करना। प्रदेश में वर्तमान में 11 वन्य जीव विहार तथा 14 पक्षी विहार तथा 1 राष्ट्रीय उद्यान आपका और 4 टाइगर रिजर्व आपके स्थित हो जाते हैं। प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार, जो 1984 में बनता है। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख-बोसी पक्षी विहार और सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील आपका हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंदौली में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957 में। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। अरे क्या यार, ठीक है। सबसे पुराना चंद्रप्रभा चंदौली 1957। सबसे बड़ा आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, जो आपका 2073 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो ललितपुर में देखने को मिल जाता है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। 1987-88 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। कालांतर में किशनपुर वन्य जीव विहार एवं कतनिया घाट वन्य जीव विहार को भी शामिल कर इसे दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है। इस बाघ्य अभयारण्य का विस्तार अब लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिले के तक हो गया है। रानीपुर वन्यजीव विहार, जो आपका विहार को प्रदेश सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, ठीक है। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया। और प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो जाते हैं, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़ हो जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जलजीव गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच में अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाई जाती है। किसके बीच में? प्रयागराज और मिर्जापुर के बीच में। इसका स्थानीय नाम सूस या सुइस है। वो देख रहे हो, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सूस या सुइस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल डॉल्फिनों की संख्या आपको 1275 है। प्रदेश में हाथी, तराई तथा शिवालिक, गिरिपद वनों और चिंकारा विघ्न के जंगलों तथा गंडा तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अच्छा, चिंकारा विघ्न के जंगलों में। चिंकारा किस में मिलेगा? चिंक और विघ्न हो जाएगा, जब चिंक होगी तो विघ्न होगा। जंगलों तक गंडा तराई क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। तराई क्षेत्र में। और हाथी आपका तराई का शिवालिक गिरिपद वनों में देखने को मिलेगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है को केंद्रीय वन तथा पर्यावरण
मंत्रालय की वेबसाइट पर कॉर्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन के रूप में दर्शाया गया है। लखनऊ के निकट कुकरेल वन में लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है। मयूर मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण हेतु मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये भी आपका सवाल बन सकता है, बना भी है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या चलते हैं, ये आपका वन्यजीव से संबंधित कार्यक्रम, जैसे आपका है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक संयुक्त कार्यक्रम था। मगर तथा घड़ियाल प्रजनन संरक्षण इसका उद्देश्य था। घड़ियाल प्रजनन योजना आपका लखनऊ जो आपका कुकरेल एवं कतरनिया घाट जो बहराइच में इसका स्थान था। ठीक है। घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण के लिए था। नाइट सफारी पार्क जो इटावा में स्थापित की गई, और यहाँ पर बब्बर सीख एवं लायन सफारी प्रजनन केंद्र इसका टारगेट था। ठीक है। प्रदेश के पक्षी विहार की बात कर लेते हैं। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगा। सेखा पक्षी विहार वन्यजीव विहार जो आपका अलीगढ़ में देखने को मिलेगा। पटना पक्षी विहार जो आपका एटा में देखने को मिलेगा। ठीक है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। लाख बहुशी वाला कन्नौज में देखने को मिलेगा। फिर आपका सांडी पक्षी विहार हरदोई में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका गोंडा में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में देखने को मिलेगा। बलिया में आपका क्या मिलेगा, बलिया में आपका मिलेगा जयप्रकाश नारायण जो आपका क्या है भाई, सुरहा ताल पक्षी विहार। ठीक है। अच्छा, इसका नाम बदला गया। ओके ओके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार जो आपका प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगा। समस्तपुर पक्षी विहार आपका ये रायबरेली में देखने को मिलेगा। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जो नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में देखने को मिलेगा। विजय सागर पक्षी विहार आपका महोबा में देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे। क्या इनसे सन भी पूछे गए? हाँ, पूछे गए। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका 1984 में उन्नाव में है। समस्त पक्षी विहार 1987 में रायबरेली में। लाख बहुशी 1989 में कन्नौज में है। ठीक है। कन्नौज में हो जाता है। सांडी पक्षी विहार 1990 में हरदोई में। ठीक है। बखीरा पक्षी विहार 1980 में संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार 1990 में गौतम बुद्ध नगर में। पार्वती पक्षी विहार अर्का पक्षी विहार 1997 गोंडा में। विजय सागर पक्षी विहार 1990 महोबा में। पटना पक्षी विहार 1991 एटा में। समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में, और मैनपुरी 1990 में। सूर सरोवर आगरा में है 1991 में। सुरहा ताल पक्षी विहार 1991 में जो आपका बलिया में। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार जो आपका है 2003 में प्रतापगढ़ में। सेखा पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में 2016 में। ठीक है। ये करंट का है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपका देखने को मिलता है मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट आपका बहराइच। सोहेलदेव आपका जो है वन्यजीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा। सोहागी बरवा महाराजगंज। बांदा में आपका रानीपुर वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में देखने को मिलेगा। कैमूर वन्यजीव विहार आपका सोनभद्र मिर्जापुर में देखने को मिलेगा। चंद्रप्रभा चंदौली में देखने को मिलेगा। वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। ठीक है। और सोहागी बरवा आपका महाराजगंज में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करते हैं चंबल वाला राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आपका इटावा और आगरा में देखने को मिलता है। इटावा और आगरा में देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई साहब, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आपका 1979 में इटावा और आगरा में देखने को मिलेगा। कतरनिया घाट आपका बहराइच में 1976 में। रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 में। बांदा और चित्रकूट में देखने को मिलेगा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपका ललितपुर में 1977 में। चंद्रप्रभा चंदौली में 1957 में। ठीक है। किशनपुर वन्यजीव विहार आपका 1972 में लखीमपुर खीरी में। ठीक है। कैमूर वन्यजीव विहार 1982 में मिर्जापुर और सोनभद्र में देखने को मिलेगा। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपका जो है 1986 में मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और गाजियाबाद में। ठीक है। सोहागी बरवा जो आपका महाराजगंज में। सोहागी बरवा महाराज जी सोहागी हैं, महाराज जी सोहागी हैं। ठीक है। सोहागी हैं। सोहेलवा वन्यजीव विहार आपका गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। ठीक है। 1988। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका जो विहार जो है ये आपका वाराणसी में 1989 में। प्राणी उद्यान की बात करते हैं यहाँ पर अगर, तो प्राणी उद्यान की बात करते हैं तो यहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान आपका लखनऊ में देखने को मिलेगा। ठीक है।
कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में देखने को मिलेगा। शहीद अशफाकुल्ला का प्राणी उद्यान आपका गोरखपुर में देखने को मिलेगा। शहीद अशफाकुल्ला का चिड़ियाघर 121 का एकड़ क्षेत्र में गोरखपुर में निर्माण हेतु प्रस्तावित है। अच्छा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी 1977 में स्थापना होती है। 490 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, अगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं कितने, 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से आपका अगर बात करते हैं यहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत में। ठीक है, 1987 में स्थापना, 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व। रानीपुर आपका 2022 में, आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बफर क्षेत्र 2012-13 में इसकी स्थापना होती है। हाथी रिजर्व की बात करते हैं उत्तर प्रदेश तराई रिजर्व वाला 2009 में, और तराई हाथी रिजर्व जो है आपका उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व 2009 और तराई हाथी रिजर्व 2022 हो जाता है। 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश का जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन होता है। 1982 में उक्त बोर्ड का नाम बदलकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया। 1955 में किया गया। कौन सा, उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन किया गया 1955 में किया गया। चलिए एग्जाम कैप्सूल की तरफ चलते हैं। शाबाश, ये रहा ना आपका सवाल। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसके इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट वन और वन आच्छादित है, तो 9% के आसपास हो जाता है। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है एक हिस्सा हो जाता है। दुधवा नेशनल पार्क का आपका हिस्सा हो जाता है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है पलाश पाया जाता है। ओह नो, पलाश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पलाश पाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है, तो घड़ियाल। ठीक है, चंबल घड़ियाल अभी तो ऐसा चर्चा कर रहे थे। इटावा में देखने को मिलेगा आपका चंबल वगैरह। ठीक है, इटावा और मैनपुरी वगैरह में। इटावा और कौन सा था यार, भूल गए। ठीक है, चंबल वाला अगर देख लें यहाँ पर, थोड़ा चंबल वाला देख लें। चंबल वाला कहाँ गया? चंबल ओखला पक्षी विहार। चंबल। ये तो ये है, ये इसमें क्या है, चंबल वाला कहाँ गया? गौतम बुद्ध नगर है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, हाँ ये चंबल, आगरा और इटावा। ठीक है, सही तो था यार, आगरा और इटावा। ठीक है, ओके भाई साहब, चलो चलते हैं। हाँ, आगरा इटावा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, आगरा इटावा हो जाता है उत्तर प्रदेश में। लाइन, हाँ ये घड़ियाल के लिए हो जाता है चंबल वाला। ठीक है, उत्तर फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी कहाँ पर स्थापित हो रही, तो इटावा में हो रही है। ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश में कितना टाइगर रिजर्व है, 4 हो जाते हैं। ठीक है, और किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के उद्यान, तो तेंदुआ के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा हो जाता है, तो हस्तिनापुर हो जाता है। ठीक है, हस्तिनापुर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार अभयारण्य आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो चंदौली में पड़ता है। ठीक है, ओके। नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में देखने को मिलेगा। ठीक है, और सूर सरोवर पक्षी विहार आपका कीथम झील इसका किसका प्राकृतिक आवास है, तो सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध के लिए है। शाबाश, देख रहे हो, अच्छा सवाल पूछा गया है। ठीक है, अच्छा सवाल पूछा गया है। देखो किसमें, 2022 में पूछा गया। कह रहा है कि सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील है, आगरा में पड़ती है। इसका प्राकृतिक आवास है किसके लिए, तो सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ, तो 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1977 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर भी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, रानीपुर है, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य पटना वन्यजीव अभयारण्य हो जाता है, जो एटा में स्थित हो जाता है। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है शूशु। देखो, अरे यार तो यार पूछा गया, देखो मैंने, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, तो यह का शूशु कहा जाता है, शूशु। ठीक है, शूशु कहा जाता है। 2021 में पूछा इन्होंने। ठीक है, अच्छा, किस
हाँ, कह रहा है कि किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई 1986 में? तो आपका दलदल हिरण के लिए की गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित हुआ? कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य आपका स्थापित हुआ। विजय सागर पक्षी विहार जो आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? महोबा में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा हो जाता है? जिम कॉर्बेट का टाइगर का हिस्सा हो जाता है, जिम कॉर्बेट का। ठीक है। और मयूर संरक्षण केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? लखीमपुर खीरी में। हाँ, सुसु सुसु याद है, ठीक है। ऐसे सुसु, ठीक है। ओके, याद रखना सुसु, ठीक है। भूलना नहीं बिल्कुल। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, कालेश्वर नहीं है। ठीक है। पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र आपका। और जटायु संरक्षण केंद्र भी आपका महाराजगंज में आपका स्थापित किया गया है। जटायु महाराज की जय हो। ठीक है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का जो आपका अलीगढ़ में इसने विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र वनाच्छादन और ये सब मिला के 9.23% हो जाता है। और वन महोत्सव का आयोजन 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में होता है। ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर? उन्नाव जनपद में हो जाता है। बब्बर शेर सफारी स्थित है कहाँ पर? आपका इटावा में। सर्वाधिक वन आच्छादित प्रदेश आपका सोनभद्र हो जाता है। सुरहताल पक्षी विहार बलिया में हो जाता है। सब कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी विहार जो आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? समसपुर पक्षी विहार मैनपुरी में देखने को मिलता है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस चंद्रप्रभा चंदौली में। ठीक है। ओके, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वन निगम उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 1974 में किया गया, 25 नवंबर 1974। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाता है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर हमारा है उत्तर प्रदेश नदियां झीलें आर्द्र भूमियां। नदियां झीलें आर्द्र भूमियां, नदियां झीलें आर्द्र भूमियां। ठीक है। चलो देख लेते हैं। उद्गम और स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 2 भागों में बांटा गया। एक प्रथम और द्वितीय श्रेणी में बांटा गया। प्रथम में ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्रोत उत्तर प्रदेश से बाहर से है, जैसे गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, गंडक आदि। ऐसी नदियां जिनका उद्गम उत्तर प्रदेश उनका उत्तर का प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे आपका गोमती, बरोदा, पांडुशेई आदि नदियां हो जाती है। उद्गम स्रोत के आधार पर प्रदेश की नदियां 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? जैसे हिमनद की नदियां, गंगा की मैदानी नदियां और आपका पठारी नदियां हो जाती हैं। चलिए भाई साहब, ये देख रहे हो नदी तंत्र जी। ठीक है। ये यमुना नदी, गंगा नदी, फिर आपका रामगंगा जो आपके आगे चल के गंगा में मिल जाती है। ठीक है। फिर आपका गोमती नदी, फिर शारदा, हाँ शारदा नदी, घाघरा नदी, राप्ती नदी। ये तो यार सभी इसी में लपेट जाती हैं। किसमें मिलती हैं? सभी किसमें मिल जाती हैं? गंगा में मिल जाती हैं, यमुना में मिलती हैं। ठीक है। यमुना, हाँ यमुना के आगे चल के ये समझ लो गंगा में मिलती है। ठीक है। ये गंगा यहाँ पर आती है। तो इसका मतलब सारी की सारी नदियाँ जितनी भी हैं, टिम टमाक टमटम, ये सब किसने? गंगा में मिलती हैं। ठीक है। टोंस हो चाहे केन हो, बेतवा हो, सिंध हो, चंबल हो, चंबल सिंध बेतवा केन टोंस, ये सब इधर मतलब दाहिने हाथ से मिलती हैं नदियाँ। ठीक है। सोन और ये अच्छा। ठीक है। सॉरी भाई, खांसी आ रही थी, कोई बात नहीं। ठीक है। शारदा नदी, घाघरा घाघरा नदी, राप्ती नदी, नारायणी नदी, ठीक है, गोमती नदी, ये सब आपका उधर से मिलती है। किधर से? तो ये सब मिलती हैं आपका लेफ्ट हैंड वाली नदियाँ हो जाती हैं। ठीक है। ओके। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ नदियों के बारे में, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। आगे फिर एग्जाम कैप्सूल आपका पढ़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम कैप्सूल की जय हो। ठीक है। एग्जाम कैप्सूल आपको देखने को मिलता है, इसमें झील वगैरह भी है। ठीक है। कोई बात नहीं, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जब हम आपके साथ हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी हो जाती है? गंगा नदी की जय हो। गंगा नदी में गंगा मैया की जय हो। गंगा नदी। ठीक है। गंगा नदी का स्रोत आपका गंगोत्री हिमनद है, जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। ठीक है। निकल जाती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां जैसे रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती हैं। गंगा नदी के
गंगा नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां जैसे आपका यमुना है, टोंस है, सोन है, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा आदि प्रमुख है। जबकि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोशी, बागमती ये हो जाती हैं। गंगा नदी को प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग वन के रूप में आपका नेशनल वाटरवे वन के रूप में जाना जाता है। प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, सबसे बड़ा नगर है, ध्यान रखना। कानपुर दाएं, कानपुर दाएं, कानपुर दाएं नदी तट पर स्थित है, दाएं किनारे पर। वाराणसी, वाराणसी वारा भाई किनारे पर स्थित हो जाता है, ठीक है। यमुना नदी का आपका उद्गम स्रोत आपका बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी में स्थित है। गंगा नदी के बाद यह उत्तर प्रदेश की सबसे दूसरी लंबी नदी है। यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है और प्रयागराज में गंगा में नदी में मिल जाती है। ओ भैया गंगा में मिल गई, ठीक है। यहाँ पर प्रयागराज में यमुना नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ इसे चंबल बेतवा के हो जाती हैं और इसके बाईं ओर से हिंडन नदी मिलती है, ठीक है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी आदि यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। यमुना नदी वृहद चाप का निर्माण करती है, ठीक है, वृहद चाप का निर्माण करती है। घाघरा नदी का उद्गम आपका माप चाचुंगो तिब्बत से होता है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहलाती है, ठीक है, घाघरा कहलाती है। तो भाई घाघरा कहलाती है, ठीक है, घाघरा कहलाती है। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं, घाघरा नदी का उद्गम जो है मापचांचुंगो तिब्बत से होता है। यह आपका नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहलाती है। अयोध्या में सरयू उपनाम से भी जाना जाता है, घाघरा को ही जाना जाता है। अच्छा भैया, अयोध्या इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर भी हो जाता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं, आपका राप्ती है, करनाली है, सिख है, टीला है, सेठी है, सेठी बचाले, ठीक है, छोटी गंडक है आदि। लखीमपुर खीरी एवं बहराइच से नेपाल की सीमा बनाते हुए प्रदेश में प्रवेश करती कौन सी घाघरा नदी प्रवेश करती है? चंबल नदी यमुना की सब सहायक नदी है। चंबल यमुना की इसका उद्गम आपका महू चना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। इसकी आपकी सहायक नदियों में आपका काली सिंध हो जाती है एवं बनास हो जाती है। यह नदी अपनी अवनालिका प्रजनन के लिए के कारण पीहड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलती है। रामगंगा नदी की बात करते हैं, रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम आपका दूध टोली रामगंगा बात करते हैं, दूध टोली, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड है। यह नदी बिजनौर जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है, कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती कौन सी रामगंगा नदी? अच्छा सवाल आपको एक मिला मिला कि नहीं? मिलना चाहिए यार, सवाल आपको मिलना चाहिए और वही सवाल आपका बनेगा। कालागढ़ बांध जो रामगंगा नदी पर ही स्थित है। अब हम अगर होते क्वेश्चन बनाने वाले तो यही रख देते, कालागढ़ बांध राम किस नदी पर स्थित है। बच्चा कहता है लो कहाँ से आ रहा, कहाँ से आ रहा, कहाँ से आ रहा, अरे यहीं से तो आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है। चलो भाई, कालागढ़ बांध आपका रामगंगा नदी पर हो जाता है, ठीक है। गंडक नदी की बात करते हैं। गंडक नदी इसका उद्गम आपका नेपाल में होता है। नेपाल में इसे शालिग्रामी शालिग्रामी या तराई मैदान में नारायणी नाम से पुकारा जाता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी के बाईं तरफ से काली आती है, गंडक काली आती है, दाईं तरफ से त्रिशूल नदी मिलती है। यह नदी महाराजगंज कुशीनगर जिले से होकर बहती है और बिहार की सीमा बनाती है। महाराजगंज कुशीनगर जिलों से होकर बहती है और बिहार से सीमा बनाती है। राप्ती नदी घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम रुकुमकोट धौलागिरी नेपाल है। इसका मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। यह नदी प्रदेश के गोरखपुर देवरिया जिले की सीमा निर्धारित करते हुए देवरिया के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। चलो ये घाघरा में निपटो हटाओ, घाघरा में निपटो हटाओ राप्ती, ठीक है। और निकलती कहाँ से? ये नेपाल से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? रुकुमकोट स्थल से निकलती है और इसका मुख्य सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी नदी है, ठीक है, रोहिणी नदी हो जाती है देवरिया के पास में घाघरा। और ये आपका गोरखपुर और देवरिया जिले की सीमा बनाती है। काली नदी जो शारदा नदी, काली या शारदा नदी जो घाघरा नदी की सहायक नदी हो जाती है। इसका उद्गम स्थल मिलाम ग्लेशियर जो कुमायूं हिमालय में है। अब यहाँ से हम सवाल क्या बना सकते हैं कि मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? कुमायूं हिमालय में है, ठीक है। चलो भाई,
इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपका सवाल अगर हम बनाएंगे तो गौरी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ठीक है, तो वो बच्चा कहेगा और भैया क्या यार सवाल पूछ रहे हो। यह नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाती है। पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाती है कौन? काली नदी। ठीक है, काली या शारदा नदी बनाती है। शारदा नदी अपने सर्पिले इस मार्ग से प्रभावित होने के लिए प्रसिद्ध है। सर्प के जैसा मार्ग बनाती है भैया। ठीक है, इस तरीके से सर्पिला सर्पिला मार्ग। ओके, काली है ना, तभी तभी काली है। सर्प काला होता है। अरे यार, सर्प काला होता है, अब काली है। ठीक है, तो ऐसे तो चलेगी नाक की तरह। कैसे चलेगी? ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, याद हो गया यार। कैसा यार, अच्छा सा सवाल। मिलाप रेशी। ठीक है, दिमाग रेशी से निकलती, कुमाऊं रेशी निकलती है। गौरी गंगा के नाम से जानी जाती, काली गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, बेतवा नदी की बात करते हैं। ये आपका कुमरा गांव। बेत पढ़ेंगे कुम्हारे लोगों पे। ठीक है, कुम्हारे लोगों पे क्या होते हैं? बेत पढ़ते हैं। तो कुमरा गांव रायसेन एमपी है। ठीक है, यह यमुना की सहायक नदी है जो प्रदेश के झांसी औरैया जालौन हमीरपुर जिले से होकर बहती है। इसका संस्कृत में नाम वेत्रवती है। ओ भैया, वेत्रवती है। हाँ भैया, यह हमीरपुर के समीप यमुना में मिल जाती है। हमारे पीछे पढ़ोगे तो ये बेत पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लो। हमारे पीछे पढ़ोगे तो बेत, हमारे पीछे मतलब हमीरपुर, और बेत पढ़ेंगे। ठीक है, हमीरपुर की जूती फेमस है। ठीक है, जूती ओडीओपी में आती है। ठीक है, सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। प्रदेश की एकमात्र नदी है जो उत्तर वाहिनी है। ये सवाल हम बना सकते हैं क्या? उत्तर वाहिनी नदी इनमें से कौन सी है जो आपका सोन नदी हो जाती है? कौन सी सोन नदी हो जाती है? इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। सोन की सहायक नदियों में से रिहंद, कहार, उत्तरी कोयल, कोयल बोले को सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र में सोनभद्र मिर्जापुर जिलों में प्रभावित होती है। चलिए अब बनाते हैं गोमती नदी को। गोमती नदी का उद्गम स्थल आपका फुलहर लेक पीलीभीत है। यह प्रदेश की प्रमुख स्थलीय नदी है। ध्यान रखना भी, यह स्थलीय नदी है। और ऊपर वाली कौन सी नदी थी? ऊपर वाली नदी अगर हम बनाते हैं तो उत्तर वाहिनी नदी है जो आपका शो नदी है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ओके, और जो प्रदेश की प्रमुख स्थलीय नदी है जो गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। हाँ, जहाँ अच्छा, ठीक है, गाजीपुर में कौन सा? या मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। लखनऊ, जौनपुर, जैसेपुर का सिराज जैसे प्रसिद्ध नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। कुकरेल व सई नदी गोमती की सहायक नदी। देख रहे हो ना, कुकरेल और सई नदी जो है गोमती नदी की सहायक नदी हो जाती है। टोंस नदी, टोंस टोंस मतलब टोकोना, तमसा मतलब तुमसे, टोकोना तुमसे, हमसे तुमसे टोकोना, तमसा कुंड। टोंस नदी तमसा कुंड और कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। गंगा की सहायक नदी है और ये सिरसा प्रयागराज में गंगा से मिलती है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन है। टोंस टों करोगे तो बेलन चल जाएंगे, बेलन। ठीक है, बेलन चलेंगे, बेलन। और बेलन के तुम्हारा दुर्गुत हो जाएगी। ठीक है, तो इसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, टोंस नदी बेलन। ठीक है, बेलन। चलो बेलन बेलन बेलन। आगे बात करते हैं। जैसे हमें अभी हमने चर्चा करा था क्या, काली नदी जो थी जिसे शारदा नदी भी कहते हैं। ठीक है, और उसे कौन सी गंगा कहते हैं? उसे आपका कौन सी यार गंगा कहते थे यार, भूल गए। ठीक है, कौन सी गंगा कहते थे जिसे हम आपका ओके यार, कहाँ गई? ठीक है, नारायणी नदी तो ये सालिग्राम गंडक नदी है। ठीक है, एक नदी अब कौन सी थी? अभी रुकना भाई, रुकना रुकना। रामगंगा नदी। ठीक है, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रभावित होने। अरे यार, कौन सी नदी थी? चली गई कहीं। अभी रुको, ढूंढ लेते हैं। इतनी जल्दी कहाँ जाओगे यार? ठीक है, तो देवरिया जिले में राप्ती नदी बहती है। ठीक है, हाँ, गौरी गंगा कह रहे थे। काली नदी जो है गौरी गंगा के नाम से, काली गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्या पढ़ रहे थे? हाँ, टोन्स 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 बेलन चल जाएंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, टोन्स की सहायक नदी। हिंडन नदी की बात करते हैं। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल शिवालिक स्टोरी है जो सहारनपुर जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है। गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी जो गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम आपका स्रोत कैमूर, कैमूर पर्वत जो बिहार है। कर्मनाशा
कर्म का नासा है बिहार, ठीक है। यह प्रदेश के मिर्जापुर के मैदानी भागों में बहती है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। कौन? बिहार और यूपी की सीमा निर्धारित करती है। कौन सी? कर्मनाशा नदी करती है। चलो भाई, ये अगर हम यहाँ से चर्चा करते हैं तो आपको आसानी से पता होना चाहिए गंगा के किनारे कौन से शहर हो जाते हैं। तो बसेरपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, श्रृंगेरपुर, प्रयागराज, कांकर, प्रतापगढ़, डालमऊ, रायबरेली, बक्सर, उन्नाव, काम्पिल, फर्रुखाबाद, कानपुर, बिठूर, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, बदायूं, कन्नौज, अनूप शहर जो बुलंदशहर में, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ में, ठीक है। रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद, मुर्दा जो रामगंगा पे, ठीक है, बदायूं, बिजनौर, बरेली। यमुना के किनारे आपका प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा। यमुना नदी के किनारे है कालपी, बटेश्वर, आपका आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत। गोमती नदी के किनारे आपका पूर्व वाले हैं। पूर्व वाले कौन से? जैसे जौनपुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, पीलीभीत। सरयू नदी अयोध्या, गोला, बड़ा बड़हलगंज, बहराइच, ठीक है। राप्ती नदी के किनारे आपका कौन सा? गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा। ओके, कौन सा? बहराइच भी आता है, बस्ती भी आता है, गोंडा भी आता है, ठीक है। केन नदी के बांधा हो जाता है। बेतवा, हमीरपुर, हमारे पीछे पड़ोगे, बेच चलेंगे, ठीक है। ओके, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है, ठीक है। सोनभद्र सोन नदी के किनारे, हिंडन, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब हिंडन नदी के किनारे हो जाते हैं। चलो, कुछ यहाँ पर निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जैसे आपका गंगा उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है। यमुना उत्तराखंड, शारदा उत्तराखंड, और गंगा उत्तराखंड, सरयू तिब्बत से, गंडक नेपाल से, राप्ती नेपाल से, ठीक है। गोमती नदी जो है पीलीभीत से निकलती है, ठीक है। वरुणा नदी जो फूलपुर उत्तर प्रदेश से, सई नदी हरदोई उत्तर प्रदेश से निकलती है, ठीक है। चंबल मध्य प्रदेश, बेतवा मध्य प्रदेश, केन मध्य प्रदेश, सोन मध्य प्रदेश, सिंध मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और फिर टोंस मध्य प्रदेश है। टोंस टोकोगे, बेलन चलेंगे, बेलन साई नदी इसकी, टोंस की, कहार और छत्तीसगढ़, रिहिंद आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख झीलों की, बात कर लेते हैं। चलिए झीलों पे जाते चलते हैं। तो देखो भाई, सुराहा झील आपका, सुराहा झील कहाँ पर देखने को मिलती है? सुराहा झील आपका बलिया में। कहाँ पर? सुराहा झील बलिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर मोनी है कानपुर शहर, करेला लखनऊ, शेखा झील अलीगढ़, समशपुर रायबरेली, राधा कुंड मथुरा। राधा जी कहाँ मिलेंगे? मथुरा में, कुंड के पास में। औंधी ताल कहाँ पर है? ये वाराणसी में औंधी ताल है। वाराणसी में औंधी ताल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, आगे आगे बात कर लेते हैं। औंधी ताल हो गया। बाल्हा पारा, ओहे होए, क्या नाम याद रखे हो। कौन से है भैया? बाल्हा, बल्हा पारा कानपुर। राजा का बांध सुल्तानपुर, सुल्तान ही तो होगा वो राजा का बांध झील, ठीक है। रामगढ़ ताल झील गोरखपुर। कुंद्रा समुद्र झील नवाबगंज झील उन्नाव, ठीक है। दरवन झील अयोध्या। बरुआ सागर झील झांसी। चित्तौरा झील आपका बहराइच। बेला सागर कृत्रिम झील जो है महोबा में देखने को मिलेगी। अच्छा, बड़ा ताल जो गोखुर झील है एक प्रकार की, जो आपका शाहजहांपुर में। टाडा तरी जो दरार गर्द मिर्जापुर। गौर झील रामपुर। सूर सरोवर कीठम झील आगरा में। मदन सागर महोबा। लीलोर झील बरेली, बरेली में ले लो, ठीक है। देवरिया ताल लागबोसी झील कन्नौज। बखीरा झील कबीरा झील संत कबीर नगर, ठीक है। बेंती झील प्रतापगढ़। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो आपका कृत्रिम झील सोनभद्र। शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर। पार्वती अर्घा ताल गोंडा में हो जाता है। अब चलते हैं आर्द्र भूमियों की चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमि स्थल से नवाबगंज, पश्चिम बिहार, उन्नाव में हो जाता है, ठीक है।
उन्नाव में हो जाता है, पार्वतीगढ़ का पश्चिमी बिहार गोंडा में, समान पश्चिमी बिहार मैनपुरी में, समस्तीपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में, संडी हरदोई में, सरसोई नावर झील इटावा में, सूर सरोवर आगरा में हो जाता है। ऊपरी गंगा नहर आपका ब्रज घाट से नरोरा, ठीक है, और फिर आपका बखीरा पश्चिमी बिहार संत कबीर में, ठीक है। फिर आपका हैदरपुर आपका आद्रभूमि है मुजफ्फरनगर, याद रखना ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छपेगा पेपर में, छपेगा पेपर में, छपेगा, ठीक है। हैदरपुर आद्रभूमि जो है मुजफ्फरनगर में देखने को मिलती है। तो क्या किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा। चलिए अब चलते हैं एग्जाम कैप्सूल की तरफ चलते हैं। कैप्सूल ही खा लो, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलो, कह रहा है कि रामगंगा जो नदी है गंगा में मिलती है कहाँ पर, कन्नौज के पास में मिलती है। चलो देखते हैं कि कन्नौज जब चलेंगे तो हम देख लेंगे वहाँ पर निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से मिलती है। तो निचली गंगा नहर नर्रा पे मिलती है। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे योगदान किस नदी का है, बेतवा नदी का है। फुलर झील भारत के किस राज्य में, फुलर झील आपका उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में मिलेगी, ठीक है। सुराताल पश्चिम बिहार आगरा में देखने। चाप झील है, अच्छा ये पूछ लिया यार, बहुत प्यारी की। सुराताल जो एक कैसी झील है, चाप झील है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर, मथुरा में हो जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से, बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकास हो जाता है। कौन सा जो है रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, सूरीसर मानसर झील नहीं है। बाकी जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से 3 तो होंगे। देवदरी व राजदरी जलप्रपात जो है चंदौली में, देख रहे हो ना, अच्छा सवाल पूछा गया। देवदरी और राजदरी जो जलप्रपात है और चंदौली में। किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सोन नदी का आपका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक हो जाता है। प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, तो ऊपरी गंगा नदी को शामिल किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा।